पूरा देश गांधी जी के बताए हुए रास्ते पर चलकर शांतिपूर्वक तरीके से आजादी पाने के पक्ष में लड़ाई लड़ रहा था। उस समय एक नौजवान, एक वीर योद्धा, एक भारत का सच्चा स्वतंत्रता सेनानी अंग्रेजों से लड़कर आजादी छीनने के पक्ष में था और उस व्यक्ति का नाम था सुभाष चंद्र बोस। पंडित जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में यदि हम समझें तो भारतीय राजनीति की ज्वलंत तलवार के रूप में विख्यात सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस का हम परिचय पढ़े। सुभाष चंद्र बोस का यदि हम परिचय पढ़े, हम इतिहास में इसे नेताजी के नाम से जानते हैं। नेताजी की उपाधि जो थी इन्हें हिटलर द्वारा दी गई थी। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब और कहां हुआ? तो जन्म हुआ इनका 23 जनवरी 1897 ईस्वी को। कहां हुआ इनका जन्म? तो स्थान बताते हैं हम। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहां हुआ? तो वर्तमान उड़ीसा के कटक नामक स्थान पर सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ, जिनके पिता का नाम बताते हैं हम जानकी नाथ बोस, और इनके माता का नाम बताते हैं तो माता का नाम बताते हैं प्रभावती दत्त बोस। वे सुभाष चंद्र बोस जो थे, इनकी आरंभिक शिक्षा दीक्षा जो थी वो कंप्लीट कलकत्ता में हुई थी और उच्च शिक्षा इन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से प्राप्त की। आरंभिक शिक्षा कहां से हुई इनकी? सुभाष चंद्र बोस की जो आरंभिक शिक्षा थी वो कहां से हुई? तो मैंने कहा कि कलकत्ता से हुई थी। और उच्च शिक्षा इन्होंने कहां से प्राप्त की थी? तो उच्च शिक्षा इन्होंने कंप्लीट कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से प्राप्त की। जब सुभाष चंद्र बोस की बात करते हैं, सुभाष चंद्र बोस शिक्षा दीक्षा प्राप्त करने के उपरांत, हायर एजुकेशन लेने के उपरांत आईसीएस परीक्षा की तैयारी में जुट गए। 1918 ईस्वी में ये ब्रिटेन चले गए। ब्रिटेन में रहते हुए इन्होंने आईसीएस परीक्षा की तैयारी की और दिसंबर 1919 ईस्वी के आईसीएस परीक्षा के परिणाम के साथ सुभाष चंद्र बोस आईसीएस चुने गए। सुभाष चंद्र बोस एक तरफ आईसीएस चुने जा रहे थे, दूसरी ओर हमारा देश स्वतंत्रता की लड़ाई में आगे बढ़ रहा था। भाई 1918 ईस्वी में अली बंधुओं के नेतृत्व में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हो गई थी और 1 अगस्त 1920 ईस्वी को वर्धा नामक स्थान से गांधी जी के नेतृत्व में एक आंदोलन शुरू हुआ था। इस आंदोलन को हम असहयोग आंदोलन के नाम से जानते हैं। गांधी जी का असहयोग आंदोलन राष्ट्र स्तर पर चलने वाला सबसे बड़ा आंदोलन था, जिसमें भारत के प्रत्येक राजनीतिक वर्ग ने भाग लिया। भाई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी हैं, उग्रवादी हैं, मुस्लिम लीग है, हिंदू महासभा है, लिबरल फेडरेशन है, इन सभी पॉलिटिकल पार्टियों ने गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भाग लिया और सर्वाधिक भागीदारी युवा वर्ग की रही। तो सुभाष चंद्र बोस उस समय आईसीएस थे। सुभाष चंद्र बोस ब्रिटिश सरकार के पक्ष में काम नहीं कर पा रहे थे। दूसरी तरफ गांधी जी ने कह दिया कि ब्रिटिश सरकार का बहिष्कार करो, ब्रिटिश सरकार के सभी पदवी और पदों का परित्याग किया जाए, ब्रिटिश सरकार के उद्योग धंधों का बहिष्कार किया जाए, ब्रिटिश सरकार के दफ्तर न्यायालयों का बहिष्कार किया जाए, ब्रिटिश सरकार के स्कूल कॉलेजों का बहिष्कार किया जाए। तो सुभाष चंद्र बोस जो था उसने अपनी नौकरी से त्याग पत्र दे दिया। किससे प्रभावित होकर? गांधी जी से। लेकिन गांधी जी सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक या आध्यात्मिक गुरु नहीं है। सुभाष चंद्र बोस का जो आध्यात्मिक गुरु है उसे स्वामी विवेकानंद के नाम से जानते हैं। विवेकानंद जी को खुद सुभाष चंद्र बोस ने हिंदुस्तान का या हिंद का आध्यात्मिक गुरु कहकर संबोधित किया है। सुभाष चंद्र बोस के आध्यात्मिक गुरु, सुभाष चंद्र बोस के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो आध्यात्मिक गुरु का नाम बेटा हम क्या बताते हैं? स्वामी विवेकानंद। और इन्हीं के जो राजनीतिक गुरु थे, गांधी जी तो ना आध्यात्मिक है ना राजनीतिक है, तो राजनीतिक गुरु कौन थे? तो उसका नाम बताते हैं CR दास, चित्तरंजन दास। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी से प्रेरित होकर 1921 ईस्वी में अपने पद से त्यागपत्र दे और त्यागपत्र दिए जाने के उपरांत सुभाष चंद्र बोस ने कलकत्ता में एक कॉलेज का गठन किया
जिसे कलकत्ता के नेशनल कॉलेज के नाम से जाना जाता है, और उस कलकत्ता के नेशनल कॉलेज के प्रथम प्रिंसिपल, प्रथम प्राचार्य खुद सुभाष चंद्र बोस चुने गए। मैंने कहा कि 1921 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने पद से त्याग पत्र दिया, और त्याग पत्र देने के उपरांत 1921 ईस्वी में कलकत्ता में एक कॉलेज का गठन किया, जिसे हम नेशनल कॉलेज के नाम से जानते हैं। नेशनल कॉलेज का गठन किया, जिसका प्रथम प्राचार्य भी कोई व्यक्ति बना, तो उस व्यक्ति का नाम बताते हैं बेटा हम, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में किससे प्रभावित होकर सम्मिलित हुए, तो उस व्यक्ति का नाम था महात्मा गांधी। 1925 ईस्वी में क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त पाए गए सुभाष चंद्र बोस। फिर 1924-25 ईस्वी में भारत में क्रांतिकारीवाद का नेतृत्व जो था सचिंदर सान्याल, भगवती चरण बोरा, चंद्रशेखर आजाद जैसे लोग, उनसे निकट संपर्क होने के कारण 1925 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस पहली बार गिरफ्तार किए गए, और गिरफ्तार करने के उपरांत उन्हें रंगून जेल में कैद किया गया। सुभाष चंद्र बोस पहली बार कब गिरफ्तार हुआ भाई? तो मैंने कहा कि 1925 ईस्वी में क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त पाए जाने के कारण सुभाष चंद्र बोस गिरफ्तार हुआ, और सुभाष चंद्र बोस को गिरफ्तार करने के उपरांत रंगून जेल में कैद किया गया। रंगून जेल कहाँ है बेटा? रंगून जेल कहाँ है? तो वर्तमान म्यांमार में स्थित है। सुभाष चंद्र बोस 1930 तक जेल में रहे, और 30 के बाद इन्होंने आकर भारतीय राजनीति में जो तत्कालीन पृष्ठभूमि थी उस पर एक पुस्तक लिखी। 1934 ईस्वी में इनकी पुस्तक प्रकाशित हुई थी जिसका नाम था इंडियन स्ट्रगल। पुस्तक का नाम क्या था बेटा? इंडियन स्ट्रगल के नाम से इन्होंने पुस्तक प्रकाशित की। सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के सक्रिय सदस्य थे, और बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के चेयरमैन भी थे। 1938 ईस्वी में कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन हुआ। हरिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष चुने गए, और हरिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस की अध्यक्षता करते हुए प्रजामंडलों को वैधानिकता प्रदान की, प्रजामंडलों को लीगल किया, कांग्रेस की अभिन्न अंग के रूप में स्पष्ट किया। ये कहा कि रियासत स्तर पर चल रहे प्रजामंडल कांग्रेस का हिस्सा होंगे, कांग्रेस का कोई भी आंदोलन होगा उसे रियासत स्तर पर संचालित करने का काम जो है प्रजामंडल करेंगे, और प्रजामंडल स्तर पर कोई भी समस्या होगी, रियासत स्तर पर कोई भी समस्या होगी, तो उसे नेशनल लेवल पर लेके जाने का काम प्रजामंडल करे। 1938 ईस्वी में, मैंने कहा 1938 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन बुलाया गया था, जिसे हम हरिपुरा अधिवेशन के नाम से जानते हैं। इस हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष बेटा कौन चुने गए? तो अध्यक्ष का नाम बताते हैं बेटा हम, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष चुने गए, और इन्होंने रियासत स्तर पर काम कर रहे, रियासत स्तर पर प्रजामंडलों को वैधानिकता दी। भाई इनका उद्देश्य क्या था? प्रजामंडलों को वैधानिकता देने के पीछे उद्देश्य क्या था? उद्देश्य यह था कि अब तक जो हमारा राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन था वो ब्रिटिश प्रांतों में था, इस आंदोलन को रियासत स्तर पर भी लेकर जाना था, और रियासत स्तर पर जो नेता सक्रिय थे, काम कर रहे थे, राजा महाराजाओं से, राजे रजवाड़ों से लड़ रहे थे, वो राजा महाराजाओं के खिलाफ काम करने वाला जो ग्रुप था वो प्रजामंडल के साथ काम, उन प्रजामंडलों को कांग्रेस का अभिन्न अंग स्वीकार किया गया। लेकिन 1939 ईस्वी में कांग्रेस का एक सेशन हुआ, कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन हुआ, और त्रिपुरी अधिवेशन में अध्यक्ष पद के चुनाव हुए। दो आदमी आमने सामने रहे चुनावों में, जिसमें एक का नाम बताते हैं पट्टाभी सीतारमैया। ये पट्टाभी सीतारमैया जो था ये गांधी जी द्वारा तय किया गया प्रतिनिधि था या उम्मीदवार था, और दूसरी ओर थे सुभाष चंद्र बोस। मई 1939 के इस चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारमैया को चुनाव हरा दिया।
गांधी जी का प्रत्याशी चुनाव हार गया। अब जो कैबिनेट बननी है, अंतरिम कार्यकारी समिति बननी है, उसका गठन तो गांधी जी करेंगे, क्योंकि गांधी जी ही कांग्रेस के डिक्टेटर हुआ करते थे, कर्ता धर्ता हुआ करते थे। अध्यक्ष कोई भी चुना जाए, कार्यकारी कमेटी जो है उस कमेटी का गठन तो गांधी जी करने वाले हैं। गांधी जी का तो उम्मीदवार ही चुनाव हार गया, तो गांधी जी ने कहा पट्टाभी सीतारामैया की हार मेरी व्यक्तिगत हार है और मैं सुभाष चंद्र बोस का अंतरिम कार्यकारी कमेटी गठन में किसी प्रकार का सहयोग नहीं कर सकता। ऐसी परिस्थिति में सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से त्याग पत्र दिया और एक अलग पार्टी खड़ी की, जिस पार्टी का नाम बताते हम फॉरवर्ड ब्लॉक। 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस जो था, सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहला काम किया कि कांग्रेस से त्याग पत्र दिया और कांग्रेस से त्याग पत्र देने के उपरांत इन्होंने एक अलग पार्टी बनाई जिसका नाम बताते हम फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। और फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन बेटा कहां किया? कलकत्ता में। लेकिन इस समय द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया था। ब्रिटिश प्रधानमंत्री हुआ करते थे विंसेंट चर्चिल। चर्चिल ने भारतीयों से पूछे बिना भारत को जबरदस्ती द्वितीय विश्व युद्ध में धकेल दिया। इसके लोग इसके खिलाफ थे और इसके लोगों ने खिलाफत की। कांग्रेसी अध्यक्ष हुआ करते थे उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि मनोनीत अध्यक्ष थे, उन्होंने इस बात की खिलाफत की कि हमसे पूछे बिना हमें युद्ध में कैसे धकेल। लेकिन ब्रिटिश सरकार सुनने वाली कहां थी। फिर एक आदमी निकलकर सामने आया, उसने कहा कि आजादी अब शांतिपूर्वक तरीके से मिलने वाली नहीं है, अब अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना पड़ेगा और आजादी छीननी होगी। और आजादी छीनने निकला एक व्यक्ति था सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस, ब्रिटिश रिकॉर्ड को यदि हम देखें, ब्रिटिश डेटा को देखें, तो ब्रिटिश रिकॉर्ड यह कहता है कि 17 जनवरी 1941 को सुभाष चंद्र बोस अचानक कलकत्ता से गायब हो गया। कहां गया भाई? ब्रिटिश रिकॉर्ड कहता है कि जियाउद्दीन पठान के भेष में काबुल के रास्ते मोरक्को की यात्रा की और मोरक्को से एक इटली के नाविक ऑरलैंडो मुसेटो नामक व्यक्ति के पासपोर्ट पर उन्होंने जर्मन की यात्रा की। क्या बताया? मैंने कहा ब्रिटिश रिकॉर्ड कहता है कि 17 जनवरी 1941 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस जो हैं अचानक कलकत्ता से गायब हो गया था और कलकत्ता से गायब होने के उपरांत सुभाष चंद्र बोस ने एक व्यक्ति के नाम से पासपोर्ट बनवाया जिसका नाम बताते हम जियाउद्दीन पठान। पठान के वेश में रवाना हुए, यहाँ से निकले काबुल और काबुल से पहुंचे मोरक्को और मोरक्को से इन्होंने नया पासपोर्ट लिया। एक इटली के नाविक हुआ करते थे, जिस इटली के नाविक का नाम क्या बताते हैं बेटा हम? ऑरलैंडो मुसेटो। ऑरलैंडो मुसेटो के पासपोर्ट पर, ऑरलैंडो मुसेटो के पासपोर्ट पर सुभाष चंद्र बोस ने जर्मन की यात्रा की। कहां की यात्रा की? जर्मन की यात्रा की और जर्मन पहुंच गए ये मार्च 1942 में। ये ब्रिटिश डेटा बोल रहा है कि जर्मन पहुंच गए मार्च 1942 में। जर्मन में मुलाकात करने के लिए हिटलर के पास पहुंचे। हिटलर जो उस समय धुरी राष्ट्रों के लीडर के रूप में काम कर, राष्ट्रों का ग्रुप ब्रिटेन और उसके पक्षधर, और जर्मन जापान धुरी राष्ट्रों का ग्रुप था और धुरी राष्ट्रों के लीडर हुआ करते थे हिटलर। सुभाष चंद्र बोस भारत की स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई में अंग्रेजों से लड़ने के लिए हिटलर से सहायता मांगने के लिए जा पहुंचा। जब हिटलर से मिलने पहुंचा सुभाष, तो हिटलर ने सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहकर संबोधित किया। काफी बार सवाल पूछा जाता है कि सुभाष चंद्र बोस को नेताजी किसने कहा? तो एक व्यक्ति था हिटलर। हिटलर ने सुभाष चंद्र बोस को क्या कहा बेटा? नेताजी कहकर संबोधित किया। सुभाष चंद्र बोस का वास्तविक उद्देश्य यह था कि भारत से बाहर रह रहे लोग, भारतीय लोग, उन लोगों से सहायता लेंगे, एक सेना तैयार करेंगे और अंग्रेजों को हिंदुस्तान से खदेड़ेंगे। लेकिन सेना तो पहले ही तैयार हो चुकी थी, आजाद हिंद फौज।
हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो ये पाते हैं 15 दिसंबर 1941 को जापान के मलाया शहर में कैप्टन मोहन सिंह बोस द्वारा जापानी मेजर फुजीवारा के सहयोग से एक सैनिक टुकड़ी का गठन किया गया था, जिसे आजाद हिंद फौज के नाम से जानते हैं। मैंने कहा आजाद हिंद फौज। आजाद हिंद फौज का वास्तव में गठन कब हुआ था? तो इसका गठन हुआ था बेटा 15 दिसंबर 1941 को। कहाँ हुआ था? मलाया शहर में। और मलाया शहर कहाँ है? जापान में। और इसके संस्थापक कौन थे? तो संस्थापक का नाम बताते हैं हम, कैप्टन मोहन सिंह बोस। संस्थापक कौन थे बेटा? कैप्टन मोहन सिंह बोस। और इस समय एक व्यक्ति काम कर रहा था जो 1912 के होर्डिंग्स बम कांड के उपरांत हिंदुस्तान से गायब हो गया था। रास बिहारी बोस, क्रांतिकारियों का प्रथम लीडर। रास बिहारी बोस जो था, यहाँ लिखो रास बिहारी बोस जो है, रास बिहारी बोस ने मार्च 1942 ईस्वी में सिंगापुर में एक संस्था का गठन किया था, जिसका नाम बताते हैं इंडियन इंडिपेंडेंट लीग। ये इंडिपेंडेंट लीग जो थी, इंडिपेंडेंट लीग जो थी, इसका वास्तविक काम क्या था? तो इसका वास्तविक काम तो ये था कि आजाद हिंद फौज के लिए वित्तीय सहायता, फाइनेंशियल सपोर्ट कलेक्ट करना, पैसा इकट्ठा करना। पैसा इकट्ठा करता था इंडियन इंडिपेंडेंट, और सेना तैयार कर रखी थी आजाद हिंद फौज के नाम से। जुलाई 1943 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस पहुंचा सिंगापुर, जहां उसकी मुलाकात हुई आपके कैप्टन मोहन सिंह बोस और रास बिहारी बोस से। तो आपके रास बिहारी बोस के कहने पर कैप्टन मोहन सिंह बोस ने जुलाई 1943 में आजाद हिंद फौज की बागडोर सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी। मैं तारीख लिखूं इधर, जुलाई 1943 ईस्वी में हम पहुंचे सिंगापुर, और सिंगापुर में 3 लोगों की मुलाकात हुई, जिसमें एक का नाम था रास बिहारी बोस, दूसरे व्यक्ति का नाम बताते हम कैप्टन मोहन सिंह बोस, और तीसरा व्यक्ति जो पहुंचा है उसका नाम क्या है? सुभाष चंद्र बोस। तो ऐसा कहते हैं कि आपके रास बिहारी बोस के आग्रह पर मोहन सिंह बोस ने आजाद हिंद फौज की बागडोर किसको सौंप दी? सुभाष चंद्र बोस को। ये सुभाष चंद्र बोस जो था, इसने 21 अक्टूबर, तारीख थी बेटा 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को इसी सिंगापुर में आजाद हिंद सरकार का गठन किया। आजाद हिंद सरकार का गठन किया, और जो आजाद हिंद फौज जो थी, उस फौज को 4 टुकड़ियों में बांटा, जिसमें एक का नाम हम नेहरू बटालियन बताते हैं, एक का नाम गांधी बटालियन बताते हैं, एक का नाम सुभाष बटालियन बताते हैं, और एक का नाम लक्ष्मी बाई बटालियन बताते हैं। लक्ष्मी बाई बटालियन बताते हैं। सुभाष चंद्र बोस भारत विजय की कंप्लीट योजना तैयार कर रहा है, अंग्रेजों से लड़ने की कंप्लीट योजना तैयार कर रहा है, सेना तैयार कर ली है और सरकार तैयार कर ली है। अब तो भारत विजय अभियान शुरू कर, लेकिन एक आदमी का आशीर्वाद लेना, करमचंद गांधी। ऐसा कहते हैं, तारीख थी 6 जुलाई 1944 को भूमिगत रेडियो था। इस भूमिगत रेडियो में हम 2 पक्ष देखते हैं। एक भूमिगत रेडियो जो सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्थापित किया था, और गांधी जी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उषा मेहता नामक महिला ने हिंदुस्तान में भूमिगत रेडियो की स्थापना की। उस भूमिगत रेडियो पर सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी से वार्तालाप की। भूमिगत रेडियो पर गांधी जी व सुभाष की मुलाकात, बातें हुई, सुभाष की बातें हुई,
जिस बातों के दौरान सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी से कहा कि हे राष्ट्रपिता, ध्यान देना, गांधी जी के लिए राष्ट्रपिता शब्द का प्रयोग पहली बार किसी व्यक्ति ने किया तो उसका नाम बताते हम सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को संबोधित करते हुए कहा कि हे राष्ट्रपिता, भारत विजय के इस अभियान में हम आपका आशीर्वाद चाहते हैं। गांधी जी ने कहा, मैं हिंसा के माध्यम से आजादी के पक्ष में नहीं हूं, लेकिन तुम्हारे रास्ते से यदि आजादी दिला सकते हो तो मैं आजादी के खिलाफ भी नहीं। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है, तुम भारत विजय अभियान पर निकलो। सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की चारों बटालियनों को आदेश दिया कि हिंदुस्तान विजय की योजना तैयार की जाए, जिनकी सहायता करने के लिए जापानी सेना आ रही थी। और जापानी सेना की जब हम बात करते हैं, जापानी सेना ने 1944 ईस्वी में अंडमान और निकोबार द्वीप जीत लिया और जीतने के बाद नेहरू बटालियन को सौंपा। जापानी सेना ने जीता, क्या जीता भाई? अंडमान निकोबार और नेहरू बटालियन को सौंपा। और नेहरू बटालियन को सौंपा गया तो नेहरू बटालियन ने इन दोनों के नाम बदले, अंडमान का नाम किया शहीद द्वीप और निकोबार का कर दिया गया स्वराज्य द्वीप। दोनों द्वीपों के नाम परिवर्तित कर दिए। सुभाष चंद्र बोस भारत विजय की कंप्लीट प्लानिंग के साथ था, लेकिन ये राष्ट्र का दुर्भाग्य रहा। सुभाष चंद्र बोस अपनी आजाद हिंद फौज की कंप्लीट सेना को लेकर हिंदुस्तान पहुंचता, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस जो था, इसने 1943 ईस्वी में आजाद हिंद फौज के दो चीजें कही थी। एक तो ये, तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा। दूसरा, दिल्ली चलो का नारा दिया सुभाष चंद्र बोस। चलो दिल्ली का नारा दिया सुभाष चंद्र बोस ने, लेकिन वो कंप्लीट सेना दिल्ली पहुंचती उससे पहले एक दुर्घटना हो गई। भारत माँ का वह वीर सपूत, वह लाडला सपूत सुभाष चंद्र बोस एक दुर्घटना का शिकार हो गया। और इतिहास कहता है कि 18 अगस्त 1945 ईस्वी को वर्तमान ताइवान के ताइकू हवाई अड्डे पर हुई विमान दुर्घटना में, इस दुर्घटना में सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हो गई। सुभाष चंद्र बोस भारतीय राजनीति में वह व्यक्तित्व है जिसने स्वतंत्रता की वास्तविक मशाल जलाई। और इसी सुभाष चंद्र बोस ने न केवल आजादी पाने अपितु आजादी छीनने का सौपन दिखाया। इसी सुभाष चंद्र बोस को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय राजनीति की ज्वलंत तलवार कहकर संबोधित किया है।